तो इकोनॉमिक्स का पहला सेशन है आज। तो हम आज करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन और इन्फ्लेशन, देखते हैं कहाँ तक कवर हो पाएगा। अब तुम लोग को एक चीज इंश्योर करनी होगी। देखो, जितनी जल्दी तुम लोग रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है, आंसर दोगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबने एटलीस्ट थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है, कहीं पे कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट पूछ लेना, बिकॉज मे भी किसी को इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पता हो, ठीक है, या फिर किसी को नहीं पता हो। तो मैं पूछूंगा, अगर नहीं आती तो क्लियरली बोल देना, सर नहीं आती तो मैं समझा दूंगा। वैसे मैं डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं कि उड़ा दूंगा, बट स्टिल इकोनॉमिक्स को अगर हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ना शुरू करेंगे तो दिसंबर तक हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है। इकोनॉमिक्स में हमें पीएचडी नहीं करनी। अगर बहुत डेप्थ में पढ़ना है तो क्रिटिलैक्टिक जी हैं, ठीक है, इनसे आप सीख सकते हो। इनको इकोनॉमिक्स इनका ग्रेजुएशन में था, ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बता देता हूँ यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत कितनी होती है। यूपीएससी में तुम्हें बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए होती, मतलब कि एकदम जीडीपी की कैलकुलेशन के मैट्रिक्स, जीडीपी कैलकुलेशन की बारीकियां, वो सब तुम्हें नहीं चाहिए होता है। तुम्हें इतना पता होना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन का एग्जांपल है, इफ इन्फ्लेशन इज देयर, उसके टाइप्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, कौन कैलकुलेट करता है, ठीक है, मेजर मेजर कैलकुलेशन करने के तरीके क्या है, उनके उनके तरीके की डिटेल्स में हमें नहीं जाना है। बेस ईयर है तो बेस ईयर कितना है, फिर इफेक्ट क्या होगा बाकी पैरामीटर्स में जो इकोनॉमी में है, या फिर ओवरऑल अलग, अगर हम अलग अलग सेक्टर्स में देख लें तो इन्फ्लेशन का क्या असर होगा, मनी सप्लाई पे क्या असर होगा। तो आपको इकोनॉमिक्स को ही लिंक करना है आपस में, किसी भी कंसेप्ट में बहुत ही ज्यादा डेप्थ में नहीं अंदर जाना है। सब्जेक्ट को एज अ होल पूरा नहीं कवर करने जा रहे हो, उसको यूपीएससी के लिए पढ़ने जा रहे हो। और यूपीएससी में कभी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आया। मेंस में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही जो इन डेप्थ होगा, ओके। उसका आप वैसे भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो अनटिल अनलेस आपने उसको करंट अफेयर्स वगैरह से पढ़ा है। वो नॉर्मल लिंक आपका करंट अफेयर्स से ही होगा। बट अगर आप उसको एवरेज लिख के भी आगे बढ़ जाओगे तो भी इतनी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, प्री में आपके सिर्फ कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। इस बार उसने सीसैट भी करवा दी थी थोड़ी सी, लेकिन स्टिल अगर वो आपके बेसिक कंसेप्ट आपको पता है कि कौन सी चीज प्राइमरी डेफिसिट होती है, ठीक है, फिर फिजिकल डेफिसिट में क्या आता है, आपको बेसिक आइडिया है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते थे। मेंस में जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपका पीडीएस और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इनको हटा रहा हूँ। जो मेन इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, वहां के क्वेश्चन करना, करोगे तो है ही, स्कोर करना थोड़ा सा बाकी जीएस 3 के पोर्शन से डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मेंस में हमारा जो जीएस 3 में नीचे पोर्शन आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट प्री के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्री निकालना है, आपको इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन को 90 to 95% एक्यूरेसी से सही करना ही करना है, ओके। इकोनॉमिक्स के साथ आप चांस नहीं कर सकते। अगर आपने इकोनॉमिक्स के साथ चांस किया तो आपके प्री क्लियर होने के चांसेस कम होते जाएंगे, ठीक है। तो यूपीएससी में प्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में हमें करंट अफेयर्स के अराउंड मेजर मेजर चीजें सीखनी होंगी, ठीक। तो अब इंट्रोडक्शन पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे कोई इकोनॉमिक्स बताओ कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, थोड़ी सी सर ये स्टडी है हाउ सोसाइटी कैन यूज करती है इसका रिसोर्सेज को टू प्रोड्यूस कहते वैल्यूएबल गुड एंड सर्विस, और उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे। ठीक है, और कोई? इकोनॉमिक्स तुम्हारा बेसिकली दो शब्द से बना है, ठीक है, ओइकोस और नोमोस, ठीक है। ग्रीक टर्म है ओइकोनोमिया, वो बोलते हैं। इसका मतलब होता है फैमिली, सिंपल, ठीक है। और नोमोस जानते हो, इज योर स्टडी, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट की। तो बेसिकली जो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स था वो हमारा रिलेटेड था कि कोई फैमिली है, वो अपना खर्चा, अपने पैसे, अपनी जो उसको डीलिंग करनी वो कैसे मैनेज कर रही है, इसलिए डिवाइस करी गई थी, ठीक है।
अब इसकी मॉडर्न डेफिनेशन आदर्श ने बोला कि तुम कैसे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, एक लिमिटेड रिमोट रिसोर्सेज को कैसे आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कैसे उनको बचा रहे हो, कहाँ एलोकेट कर रहे हो, दैट इज ऑल इकोनॉमी। ओके, अब इसी कंसेप्ट को जो हम फैमिली पे लगा रहे थे, आप पूरी कंट्री और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे लगा देते हो। मुझे एक डिफरेंस और बताओ, इकोनॉमी, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट का मैटर है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है और किस चीज को हम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं? सर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन है और इकोनॉमी उसकी एप्लीकेशन। बिल्कुल ठीक है, तो इकोनॉमिक्स तुम्हारा डिसिप्लिन है, ठीक है, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट मैटर। एक सेकंड, अब मुझे ये बताओ मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी में क्या फर्क होता है? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है इंडिविजुअल पे और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल पे फोकस करता है। थोड़ा और स्पेसिफिक जाओ। सर जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एंड सप्लाई को यूज करते हैं, प्राइस को और कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे वो चेंज करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रीति इलेक्ट्रिक जी आप कुछ बोल रही थी? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल या बिजनेस के बारे में हम ज्यादा स्टडी करते हैं और मैक्रो में गवर्नमेंट लेवल में होता है। ठीक है, माइक्रो, एक चीज हमेशा जान लो, कहीं भी माइक्रो और मैक्रो बहुत जगह तुम्हारा यूज आएगा, इसको ऐसा तुम टर्म ही लिखते टाइम भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जहां पे तुम लिखते हो ऐसे कि इट विल इफेक्ट फैमिली, हाउस होल्ड वगैरह, तो तुम सीधे लिख सकते हो इट विल इफेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये तुम्हारा समझ लो स्मॉलर कुछ है, ओके, एंड दिस इज लार्जर। तो जब भी तुम्हें इकोनॉमिक्स की जितनी हमने ऊपर भाषा समझी थी कि कैसे किसी के ट्रांजैक्शन हो गया, किसी का बिजनेस हमें करना, या फिर कोई हमें रिसोर्सेज मैनेज करनी है, उन्हीं सारी चीजों को अगर तुम स्मॉलर स्केल में देखो, जैसे हमने ऊपर देखा था, पहले हम फैमिली देख रहे थे, हाउस होल्ड देख रहे थे, इवन इंडिविजुअल फर्म लेवल पे भी, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, सिर्फ देखो इंडिविजुअल फर्म, खुद की कंपनी दीपिका जी ने खोल रखी है, ठीक है, तो उस कंपनी के जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह होंगे, अगर उनको भी हम देखें तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इतने टर्म्स हम यहाँ सीख रहे थे उसी को थोड़ा लार्जर स्केल पे ले जाओ, ठीक है। सर ऐसे बोल सकते हैं ना कि डिमांड और सप्लाई जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म है, बट एग्रीगेट डिमांड मतलब सबकी एक साथ, वो मैक्रो इकोनॉमी हो गया। अब इसमें तुम जब भी ऐसी चीज बोलोगे, तुमने ठीक है एक्सप्लेनेशन सही है, बट क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाना, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ये वो क्यों करना? सिंपल भाषा में समझो ना, एकदम प्लेन भाषा में। एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, अभी डिमांड सप्लाई पूरी पढ़ोगे अभी, ओके, तो उतना तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है टफ में। अभी सिंपल समझो कि जो भी तुम्हारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ट्रांजैक्शन वगैरह होंगे वो नेशनल लेवल कर लो, ठीक है, मेरा भी सब्जेक्ट है तो इसलिए वही कह रहा हूँ, तो बहुत सारा उसमें चले गए टेक्निकल, हाँ वही, उस तरह अभी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स को इतना टफ और इतना कीवर्ड्स या कॉम्प्लेक्स बना के मत समझो, हमेशा डिफिकल्टी होगी। डिमांड सप्लाई ये वो, जैसे तुम लोग को आई थिंक जहाँ से पढ़े हो वहाँ पे कोचिंग वगैरह में उससे शुरू किया जाता है ना, नेशनल इनकम से। यस सर। नेशनल इनकम से जब भी पढ़ोगे बहुत टफ हो जाएगा पढ़ना। अभी नेशनल इनकम मेरा देखना, अभी मैं सीक्वेंस डालूंगा, नेशनल इनकम बहुत लास्ट में आएगा, ठीक है। तो नेशनल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, ठीक है, एमएनसीज के लेवल पे चले जाओ, तो वो अगर हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो दैट इज मैक्रो लेवल ट्रांजैक्शन। अच्छा, किसी को पता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये डिफरेंस दिया किसने था ऐसा कि इकोनॉमिक्स को मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं? किसने? सर एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ वेल्थ? नहीं। Who was the first Nobel Prize winner in economics? जेएम का ही नहीं। Who was the first? अब तुम लोग ये देखना, ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर कौन था?
इकोनॉमिक्स में ऑल्सो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज होता है उसका ओरिजिनल नेम क्या है? ठीक है, ये देखना, पढ़ लेना फॉर इंफॉर्मेशन। अब हम इस पे आते हैं, इसके बाद एक डिफरेंस और समझ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बताओ कोई लोग। जो ग्रोथ होती है वो हमारे नंबर्स में होती है, पर जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी इंक्लूसिव मतलब ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेके होती है। ह्यूमन इंडेक्सेस भी इसमें काउंट होते हैं, हेल्थ भी काउंट होता है, एजुकेशन भी होती है। मेरा अगला क्वेश्चन बताएं क्या होगा फिर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है? तब तक ये सोचो, फिर तब तक कोई और बताओ इसका कमेंट। तुमने बोला सही चीज, बट उसको तुम सही वर्ड्स में पुट नहीं कर पाए। सर ग्रोथ जो होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, बिकॉज वो नंबर्स में होती है, बट डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। नाइस पॉइंट। ऑल्सो एक इंक्लूसिव जस्ट ट्राई इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव मतलब सबको, जैसे उसने बताया ना कि हेल्थ एजुकेशन सारे सेक्टर्स का, बट सस्टेनेबल तो वो हो गया ना कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ विद तो दोनों डिफरेंट हो गए। सर इंक्लूसिव ग्रोथ में हम इक्विटेबल पार्टिसिपेशन देखते हैं, मतलब बेनिफिट्स हर वो ग्रुप का हो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम एकदम मीट करते हैं नीड्स को जो प्रेजेंट डे में हो, लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग वही फॉर द फ्यूचर जनरेशन। बेसिकली जो एनवायरनमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हो वही चीज है, ठीक है, अलग से कुछ नहीं पूछ लिया, उसको इकोनॉमिक टर्म्स में लिख सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है तुम्हारा? सबसे पहले क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, नंबर्स में खेलते हो। डेवलपमेंट विल ऑलवेज बी क्वालिटेटिव। सर रमेश को आपने म्यूट कर रखा है, उसको कुछ आंसर करना है। तो ये तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। प्रायोरिटी किसको दोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ऑफकोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखो, ठीक है। इतना याद रखना कि ग्रोथ मतलब नंबर्स, ठीक है। तुम्हारा अगर तुमको एज अ कंट्री डेवलप होना है, ठीक है, हम यूज करते हैं ना कि इंडिया को डेवलप होना है, इकोनॉमिक, अच्छा ये बता दो कौन सी नेसेसरी कंडीशन है एंड कौन सी तुम्हारी कंडीशन ऐसे जिसको रखना जरूरी है बट नेसेसरी नहीं है। समझ आया गया होगा, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, सफिशिएंट कौन सी है, नेसेसरी कौन सी है, बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेसेसरी होगा आई थिंक। सर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी स्टेट है। अगर डेमोक्रेसी होगी तो वो डेवलपमेंट करेगी, अगर दूसरी होगी मतलब मोनार्की या फिर कैपिटल दूसरी तो वो ग्रोथ पे करेगी। पर डेवलपमेंट तो सबका इश्यू होता है ना, कौन लाइक मोनार्की भी, इवन अगर पुराने टाइम में भी चले जाएं, हिस्टोरिक टाइम में, तो जो राजा महाराजा उनको अपने राज्य का तो पर वो डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटी होती है ना कि हम पहले पैसा कमा ले फिर बाद में हम करें। नहीं, तो ठीक है, कुछ कुछ राजा होते हैं, आपको एग्जाम्पल से। तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, ये तुम्हारी एसेंशियल है, होनी चाहिए, ठीक है, बट नेसेसरी नहीं, कंडीशन नहीं है। दिस इज योर नेसेसरी, बट अकेले डेवलपमेंट से भी कुछ नहीं होगा। अगर तुम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर लेगा तो भी तुम नहीं बोलोगे कि तुम आगे जाके डेवलप हो जाओगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद यू रिक्वायर कि वो जो डेवलपमेंट का फ्रूट्स आए हैं, जो डेवलपमेंट की वजह से तुम्हें फायदा हुआ है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन सही से होना चाहिए, ठीक है। इफ रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ देन आप कभी डेवलप नहीं हो पाओगे, ओके। अगर कल को हम इतना बड़ा केक था, ठीक है, हम डेवलप हुए, केक इतना बड़ा हो गया, लेकिन तब भी अगर उसमें से इतना हिस्सा, पहले भी इतना हिस्सा जा रहा था, अभी भी इतना हिस्सा जा रहा है, तो फायदा नहीं हुआ ना।
इस तरीके से। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे, देन उससे तुम इंश्योर कर सकते हो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। एथिक्स में पढ़ा चुका हूं मैं, अंत्योदय थ्रू और सर्वोदय थ्रू अंत्योदय, ठीक है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बेसिकली तुम इस एक लाइन में इसको सम अप कर सकते हो। इफ तुम्हारा वीकेस्ट लिंक तुम्हारी सोसाइटी में, ठीक है, इसको एक कोट से लिंक किया जाता है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस जो होता है, ठीक है, जॉन रॉल्स की, उससे तुम इसको कर सकते हो कि नो चेन इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक। ओके, जॉन रॉल्स की जो है उससे लिंक कर सकते हो। तो तुम्हें जो सबसे वीकेस्ट है, जो सबसे लोएस्ट पे हैं तुम्हारी सोसाइटी में, अगर तुमने उनको उठाना शुरू किया तो यू कैन इंश्योर कि एक दिन सर्वोदय हो जाएगा, ठीक है। यू विल फाइनली मीट द इंक्लूसिव डेवलपमेंट थिंग जो होनी चाहिए। अब एक और चीज करना घर जाके, इंडिया @2047 है डेवलपमेंट का टारगेट। इसके टारगेट्स क्या हैं? बहुत आइडियल टारगेट्स हैं, देखना जाके, ठीक है। व्हाट आर टारगेट्स, इनको नोट करके रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे समझाया था अभी तक, जो एनवायरनमेंट पढ़ते हो कि अभी जो आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो मिनरल्स हैं, आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, जो आप बना रहे हो, जो वाटर का यूज कर रहे हो, जो एनर्जी आप बना रहे हो, यू आर बेसिकली यूजिंग द रिसोर्सेज। उनको ऐसे यूज करो, ऐसे डेवलप करो खुद को कि वो बाकी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बची रहे। सिर्फ अपना ही यूज करके अपनी ही जनरेशन को नहीं देखना, ओके। तो ये होता है तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी तक किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुना है? सुना ही होगा। ये क्या टारगेट है इनका, किस ईयर तक? सर 2030 तक का टारगेट है इसमें। 2030 तक है, ठीक है। कितने हैं टोटल गोल्स? सर 17 है टोटल। 17 है टोटल। कुछ नाम बता पाओगे कौन कौन से हैं? सर एक तो हो गया नो पॉवर्टी, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ वेलबींग हो गया, और क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी हो गया, बढ़िया, डिसेंट वर्क, और रिड्यूस इनइक्वालिटी, और सस्टेनेबल सिटी, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट, हाँ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज नहीं है, नहीं क्लाइमेट एक्शन शायद, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन 13 है। हाँ ठीक है। तो ठीक है, बेसिकली तुम लोग को बहुत सारी याद है। इनको तुमको वैसे भी तुमको 17 याद होने चाहिए, बिकॉज एसडीजीज कहीं भी तुम्हें कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा है, एसडीजीज से लिंक करके बना दो कंक्लूजन, ये तुम्हारे परफेक्ट कंक्लूजन होते हैं। वे फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव, और हर प्रॉब्लम को तुम कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हो, ओके। तो ये तुम्हें वैसे भी रटे होने चाहिए, ठीक। किसी ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुना है? यस सर। कहाँ पे साइन हुए थे और कब? कहाँ पे साइन हुए थे ये नहीं पता। मिलेनियम समिट हुई थी तुम्हारी, ठीक है, टू 2000 में, जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स है वहां पे, ठीक है। कहाँ है हेडक्वार्टर्स? रखो लड़कों, ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें याद रखो। इसमें टोटल तुम्हारे 8 गोल्स थे, ठीक है। अब ये मिलेनियम्स है, ओके। तो इसमें भी वही थे तुम्हारे, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी,
improve maternal health, promote gender equality, empower women, combat HIV, malaria, other diseases, ensure environmental sustainability, global partnership for development. ठीक है, तो ये सब तुम्हारे इसके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट थे। तो ये छोटा सा तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो थोड़ा बहुत तुम्हें बिफोर हम स्टार्ट करें उसके बारे में पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग बहुत जल्दी से इन्फ्लेशन पे। अब इन्फ्लेशन सबको पता है ना क्या होता है? जिसको नहीं पता है बोल सकते हो इन्फ्लेशन नहीं पता है सर बता दो, कोई उसमें बुराई नहीं। सबको पता है? तो सबको पता है तो एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैं बहुत सिंपल से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज इन्फ्लेशन? ठीक है, increase in prices of goods, डी के बना ले, ये बना ले। सी तो पहले दिख रहा नहीं होगा। बताओ व्हाट इज इन्फ्लेशन? डी होना चाहिए। और लोग सर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और बताओ। सर मल्टीपल नहीं दे सकते? नहीं मल्टीपल नहीं होता ना, यूपीएससी में एक ही होता है। मतलब ए बी सी कुछ ऐसा साथ साथ नहीं कॉम्बिनेशन। क्या मैं मोस्ट भाई ऐसे यूपीएससी में आता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताओ चारों में से कौन सा है? ए, तो ए है। डेफिनेशन में यही होता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। बस इसमें सर आपको लेकिन मनी फ्लो भी तो होता है। हाँ वही मनी की वजह से भी होता है। इंक्रीज जैसे जनरल लेवल पे इंक्रीज पूछा जाता है ना, इसमें इंक्रीज डायरेक्ट बता रहा था दीपिका। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यही तो डेफिनेशन है, और लीडिंग टू वही डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। लेवल है भाई, वहाँ पे देखो जहाँ से तुम देख रहे हो जनरल लेवल। वो छोड़ो। आगे दीपिका कुछ बोल रहे थे। डिक्रीज इन परचेसिंग, हाँ मनी फ्लो से भी तो इफेक्ट होता है, बट मनी इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या? तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुम लोग जो बोल रहे हो वो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन बोल रहे हो। इन्फ्लेशन मतलब होता है कि तुम्हारी मनी की परचेसिंग पावर कम हो गई जिसकी वजह से हो गई। हाँ प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ गए, ठीक है, और मनी फ्लो डिक्रीज होगा। सॉरी यहाँ ये सही है, इफेक्टिव लिखा था मैंने। हाँ ठीक है, मनी फ्लो तुम्हारा। अब ये हाँ रुको, मैं अभी यहीं गलत, ये बताओ सही पॉइंट है गलत पॉइंट है? इफेक्ट होगा कि नहीं होगा मनी फ्लो? होगा, इंक्रीज होता है। हाँ मनी फ्लो इफेक्ट होगा, डिक्रीज होगा ना, ज्यादा महंगाई रहेगी लोग कम खरीदेंगे। इंक्रीज होगा इस वजह से तो गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, पैसा खींचती है। पक्का? 100%। यस सर, इंक्रीज तुम गवर्नमेंट पैसा खींचती है तो इन्फ्लेशन नीचे हो गया, सही है? हाँ इस मामले में हाँ सही है, ठीक है। यस इसलिए मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन भाई बेसिक इन्फ्लेशन की डेफिनेशन यही होती है। इन्फ्लेशन तुम्हारा होता है कि तुम्हारी मनी की जो परचेजिंग पावर है, ठीक है, वो कम हो गई, ये डिक्रीज हो गई, इसकी वजह से महंगाई हो गई। बिकॉज कल जो तुम 10 रुपए में खरीद रहे थे अब उसके लिए तुमको 12 रुपए चाहिए, बिकॉज मनी अब वो तुम उस चीज को 10 रुपए से नहीं खरीद सकते हो, मनी की परचेजिंग पावर ही कम हो गई। बट सर जब किसी गुड्स और सर्विस स्पेशली किसी चीज में अगर हम प्राइस इंक्रीज होता है तो परचेजिंग पावर तो डिक्रीज नहीं होती है, बट कोई स्पेशलाइज किसी गुड्स में जब प्राइस इन्फ्लेशन होने लगता है तो हम क्या कहेंगे फिर? समझा नहीं मैं क्या बोले। मतलब किसी गुड में मतलब हम स्पेशली किसी में बात करें कि उनका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो भी तो इन्फ्लेशन ही तो कहलाएगा।
नहीं किसी पर्टिकुलर गुड का कभी प्राइस सिर्फ एक गुड का कभी इंक्रीज नहीं हो सकता इकोनॉमी में प्राइस। नहीं हो सकता है सर, मान लो कोई क्या कहते हैं बिस्कुट कंपनी है, उसने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया 10 रुपए से 12 रुपए, तो हाँ वो भी तो इन्फ्लेशन में ही काउंट हुआ, लेकिन नहीं परचेसिंग पावर हमारी तो वही है, इनकम तो हमारे सोर्स वही हो रहा है अभी तक। तुम, अब मैं वही समझा रहा हूँ, ₹10 से, ठीक है, तुम 1 किलो टोमेटो खरीद रहे थे, ठीक है, ₹10 से तुम एक पार्ले जी का बिस्कुट खरीद रहे थे, ठीक है, उसी ₹10 से तुम कहीं खड़े होके चाउमीन खा सकते थे, क्वार्टर प्लेट, ठीक है। अब तो इतनी महंगाई तो हो गई, क्वार्टर ही मिलता था इसमें, ओके। अब तुम कह रहे हो आदर्श कि पार्ले जी कंपनी ने क्या करा, उस को ₹12 कर दिया बिस्कुट। ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने, अभी भी मैं उस ₹10 से ये खरीद कर सकता हूं, वो पर्टिकुलर गुड पे है। इन्फ्लेशन तुम इकोनॉमी में देखते हो, गुड पे नहीं देखते हो, ठीक है। अगर साइमल्टेनियसली ₹10 की जगह सब कुछ, अब मैं ₹10 से ना 1 केजी टमाटर खरीद सकता हूँ, ना ₹10 से एक पार्ले जी खरीद सकता हूँ, ना ₹10 से मैं क्वार्टर प्लेट चाउमीन खा सकता हूँ, तो मार्केट, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया, क्योंकि अब ये सब चीजें मिलके जो भी इनके प्राइसेस हो, किसी का 12 हो, किसी का 13 होगा, किसी का 14 हो जाएगा, बट अब ₹10 में नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन है। हुआ क्या, सबके प्राइसेस अलग अलग है, अभी भी वैरी कर रहे हैं, बट इस ₹10 से अब मैं वो चीज नहीं कर सकता जो पहले कर सकता था। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई इज एन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कि चीजें महंगी हो गई बिकॉज खरीदने के लिए पैसे की पावर कम हो गई। नहीं समझे, अभी भी ऊपर से जा रहा है। समझ गए। किसी को समझ में आ गया कि नहीं आया, बता सकते हो क्लियरली, मेरे पास टाइम ही टाइम है समझाने के लिए। आ गया सबको? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। सर आ गए। आ गया। अब इतना तो समझते हो इन्फ्लेशन का सेविंग्स पे असर बेकार पड़ेगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव? सर इन्फ्लेशन होने से हमारे डिस्पोजेबल इनकम में क्या कहते हैं डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हम सेविंग नहीं कर पाएंगे। मैं सेविंग्स की बात कर रहा हूँ, डिस्पोजेबल इनकम तो ठीक है हाँ, बाद में। डिस्पोजेबल इनकम कम होने की वजह से हम सेविंग नहीं कर पाएंगे ना। जो सेविंग, अच्छा मैंने ऑलरेडी सेविंग करा के रखी है एफडी की, उसका क्या असर होगा? उसका, क्योंकि अब पैसा उसकी जा रहा है वैल्यू तो खत्म हमारे हो पास जाएगी। एक तो स्कार्सिटी होने लगेगी, दूसरा क्या कहते हैं मनी का वैल्यूएशन भी डिक्रीज होगा। इन दोनों की वजह से एक तो हम पैसे निकाल लेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है तो हमें जरूरत है पैसों की, और दूसरा FD है, वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है। एफडी तोड़ दोगे? बेसिकली तुम कह रहे हो यस एफडी तो, मैं कह रहा हूँ चलो वो सब क्राइटेरिया हटा दो। मेरी एफडी है, मैंने 1 साल के लिए कराई है, इकोनॉमी में 1 साल के कराने की मैच्योरिटी पीरियड है, क्योंकि मैंने जब कराई उसके 3 मंथ बाद ही इन्फ्लेशन आ गया, जो 1 साल बाद मुझे एफडी मैच्योर होकर मिलेगी। इस पे इन्फ्लेशन का असर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? सर नेगेटिव होगा। क्यों होगा? सर उसका फेस वैल्यू जो था ना, तो वो मतलब सेम नहीं रहेगा इन्फ्लेशन की वजह से। सर वो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हाँ, इंक्लूडेड हो जाएगा वो। बीच में कोई बोल रहा था, ज्योतिका। हाँ जी सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मतलब मैं गेस कर रही हूँ शायद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो। इंटरेस्ट रेट नहीं, सब कुछ सेम रखते हैं, कोई भी क्राइटेरिया चेंज नहीं हो रहा, सिंपल सी चीज है। आज मैंने समझाता हूँ, ₹1000 की एफडी कराई, ठीक है, एफडी का इंटरेस्ट रेट फिक्स है, मान लो हम मान के चलते हैं 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा अब यही बता दो, ₹1000 का 5% का इंटरेस्ट रेट कितनी एफडी मिलेगी? सीसैटी लगा दो थोड़ा, नहीं लगा पाओगे जो पता है, ठीक है। इतना मिला हमें। अब हाँ, सर 1000 का 5% 50 रुपए होगा ना। सॉरी, यही तो चेक कर रहा था। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया 6%, ठीक है। अब जो मुझे ये मिल भी जाएगा, मेरा तो नुकसान ही है, क्योंकि अब तो ये -10 में चला गया ना। जो ₹1000 5% मुझे एफडी करा के इतना मिल रहा था, वो 6% मुझे कितने में मिल रहा है? इसकी वैल्यू तो 1060 होनी चाहिए थी ना, मैं तो -10 के लॉस में जा रहा हूँ। कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे?
ये इन्फ्लेशन का रेट है, ये मेरी एफडी का रेट है। आया समझ में? यस सर, आ गया। और भी लोग बोलो, रमेश और आदर्श को समझ में आ जाएगा, वही दो ही लोग बोल रहे हो। दीपिका, प्रीटी इलेक्ट्रिक, ज्योतिका आ गया? आ गया? ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया है तो ये बताओ कि एक डेबिटर और क्रेडिटर पे क्या असर पड़ेगा इन्फ्लेशन। मुझे पता है तुम लोग को रटा हुआ है, मुझे समझाओ कैसे। सर क्रेडिटर को प्रॉफिट हो, सॉरी एक सेकेंड, इकोनॉमिक्स से टेक्नीशियन, तुम लोग तो कुछ बोलो। डेबिटर को फायदा होगा, क्रेडिटर को लॉस होगा। इसको फायदा होगा सर डेबिटर को फायदा होगा, क्रेडिटर को लॉस। कैसे? सर क्रेडिटर जब पैसे देगा, मान लो उन्होंने 1000 रुपए दिए हैं, इन्फ्लेशन होने के बाद वो 1000 रुपए की कीमत, वो 1000 रुपए मतलब सेम पावर नहीं रहेगी, वो खरीद नहीं सकता 1000 रुपए में। लेकिन डेबिटर जब ले रहा है वो 1000 रुपए, तो वो जब देगा तो उसको 1000 रुपए से कम देना पड़ेगा अगर हम एक्चुअल देखें तो, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया लेकिन वो दे 1000 रुपए रहा, जबकि वो 1000 रुपए कोस्ट 1000 से ज्यादा हो चुकी होगी, 1010 20 जो भी है। नाइस ट्राई। हाँ सही चीज बताई, मैं सही वर्ड्स में बता रहे थे, तुम एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाए, बट मैं तुम्हारी भावना को समझ गया तुम करना क्या चाहते थे। क्रेडिटर ने 1000 रुपए लिए। एग्जाम्पल, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल इसी रहा एग्जाम्पल में तो आपने लिखी है, मतलब स्क्रीन पे है। हमने जैसे 1000 रुपीज की एफडी करवाई, 150 हमें मिलने चाहिए थे। अब इससे हम ये देखते हैं कि जो क्रेडिट करने वाला है उसको तो नुकसान हो गया ना, नुकसान इस वजह से हुआ, सॉरी डेबिट करने वाले को फायदा इस वजह से हुआ क्योंकि उसको तो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं ना, बाद में उसकी वैल्यू तो ज्यादा हो रही है। उसी चीज को बोल सही रहे हो तुम लोग, बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। क्रेडिटर ने 1000 रुपए मैंने उठा के प्रीटी इलेक्ट्रिक को ऐसे समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैं हूँ, ये प्रीटी इलेक्ट्रिक जी हैं। मैं गया अपनी गरीबी के साथ प्रीटी इलेक्ट्रिक जी के पास कि भाई मुझे 1000 रुपए का लोन चाहिए। प्रीटी इलेक्ट्रिक जी ने कहा ठीक है सर, आप फ्री में करते हो तो मैं आपको 1000 रुपए का लोन दे देती हूँ, बट ये है ये लोन आपको फ्री में नहीं मिलेगा, मैं आपको बहुत ही अच्छे से कम से इंटरेस्ट पे दे रही हूँ, 2% पे। टाइम पीरियड उन्होंने पूछा भाई कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, मैं कहूँगा ठीक है सर प्रीटी इलेक्ट्रिक जी 1 साल के लिए मुझे दे दो। अब इन्होंने मुझे 2% पे दिया, मुझे इनको 1 साल बाद इस इंटरेस्ट को लगा के इनको पैसे वापस करने, ठीक है। अब जब मैं इनको 1 साल बाद वापस करूंगा पैसे, अगर इकोनॉमी में तब तक इन्फ्लेशन हो गया और वो इन्फ्लेशन की रेट कितनी हो गई, मान लो कुछ भी 5% मान लो, मैं तो इनको 2% के साथ ही पैसे दूंगा, इन्होंने मुझे 1000 रुपए 1 साल पहले दिए थे। अब जब इनको पैसे मिल रहे हैं तो इनके लिए तो जो इनको 1020 रुपए में दूंगा, वो तो आज उस 1000 रुपए की वैल्यू जो 1050 रुपए थी उससे तो कम हो गई ना, क्योंकि अगर ये अपने पास रखते शायद किसी और जगह इन्वेस्ट करते, अच्छी जगह जहां पे इनको वो पैसा ग्रो करता, बट इन्होंने मुझे दे दिया, इन्फ्लेशन हो गया तो इनका नुकसान है उस चीज में, क्योंकि मैं तो इनको 1020 ही रुपए दूंगा, इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 1000 रुपए की वैल्यू आज कितनी हो गई है। अब जो चीज वो उस टाइम पे 1 साल पहले 1000 रुपए में खरीद सकती थी, आज उसी के लिए उनको 1050 रुपए देने, ठीक है। तो मैंने तो इनसे उस टाइम मान लो टीवी की वैल्यू 1000 रुपए थी, मुझे टीवी खरीदनी थी, मैंने इनसे 1000 रुपए लिया, टीवी खरीद ली, ओके। फिर क्या किया, इनको 1020 रुपए अगले 1 साल बाद वापस कर दिया, इनको टीवी खरीदनी थी,
लेकिन उन्होंने उस टाइम खरीदी नहीं, ये दयालु बन गई नहीं, मुझे 1000 रुपए दे दिए। अब इनको टीवी खरीदने के लिए 30 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज मैं तो इनको 1020 ही दे रहा हूँ, क्योंकि टीवी की वैल्यू 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर मान के चले बाकी फैक्टर्स हटा के तो 1050 हो जाएगी। समझ गए इनका नुकसान कैसे होगा अगर ये मुझे लोन देती हैं तो? आया समझ में? ऊपर से गया। बेटे लगती है आप एक्सप्लेन कर पाओगे? ठीक है, मान के चलते हैं कर लोगे। इसीलिए इन्फ्लेशन के टाइम पे तुम देखते हो बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करने से हिचकिचाते हैं, तो उन्हें पता है, या फिर वो इन्फ्लेशन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखते हैं, जिसकी वजह से लोग लोन, हम बोलते हैं ना इन्फ्लेशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, ऐसे लिंक करते हैं ना। इन्फ्लेशन क्यों आओ, इन्फ्लेशन होगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, ग्रोथ तुम्हारी नीचे आने लगती है। बेसिक रीजन क्या है? बैंक्स प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो इंटरेस्ट रेट होता है जो किसी लोन पे रखते हैं उसको ज्यादा रखते हैं इन्फ्लेशन रेट से। अगर इन्फ्लेशन रेट तुम्हारा 6% है तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को वैरी करके 8% कर देंगे, तो तुम्हारा पैसे लेना महंगा हो गया। अगर इन्फ्लेशन रेट, वही इन्फ्लेशन रेट 5-6 की जगह तुम्हारा 4% है, तो वही लोन तुम्हें शायद 6% पे मिल जाए, ठीक है। इसलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन आया तो तुम्हारा परचेसिंग पावर कम हो गई, इन्वेस्टमेंट, लोन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब कुछ इंपैक्ट करने लगता है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज जो तुम्हारी होती है वो इन्फ्लेशन समझना होती है। एकदम बेसिक सी चीज होती है जो तुम्हारे हर एक सेक्टर को इंपैक्ट करेगी, चाहे जो हो। इकोनॉमी में कोई भी सेक्टर इन्फ्लेशन से दूर नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली मनी किससे डील करता है, ये कंसेप्ट। ओके सर, जो इन्फ्लेशन होता है वो जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उसका? अगेन उसी क्रेडिटर और डेब्टर से समझ लो इसी चीज को। उनका भी तो लॉस है, मतलब अब सर बॉन्ड अगर होल्डर बोलो सर, अगर सिंपल वर्ड में बोले मतलब सम अप करे पूरा, तो लॉस इसीलिए ना क्योंकि परचेसिंग पावर कम हो गई मनी की। हाँ, जो अगली बार तुम हमको पैसा मिल रहा है उससे हम, मैंने बोला ना टीवी आज मैं 1000 रुपए खरीद सकता हूँ, ठीक है, मैंने किसी को लोन दे दिया वो 1000 रुपए का, कल को मुझे टीवी खरीदनी होगी 1 साल बाद, जो इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से टीवी का रेट होगा उसको मुझे देना पड़ेगा, और मेरा अगर लोन देने वाला इंटरेस्ट कम है इन्फ्लेशन से तो मेरा नुकसान ही होगा हमेशा। समझने के लिए आप इन्फ्लेशन वगैरह सब रेट वगैरह हटा देते हो, सिंपल समझते हो, ठीक है, कि अगर इन्फ्लेशन ही रहा तो क्या रहेगा, तो हमेशा तुम्हारा नुकसान ही है ना, पैसा वही महंगा हो गया। अब जो प्रीटिलैक्टिक जिन्हें पूछा बॉन्ड वाला, बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं? आज अगर बॉन्ड हो रहा है तो कौन क्रेडिटर है, कौन तुम्हारा डेब्टर है? प्रीटिलैक्टिक जी बताओ, बॉन्ड सिस्टम में कौन क्रेडिटर होगा, कौन डेब्टर होगा? गवर्नमेंट क्या होगी? सर क्रेडिटर होगी। क्रेडिटर। गवर्नमेंट क्रेडिटर होगी। बॉन्ड कौन देता है? सर क्रेडिटर्स तो हम लोग होंगे ना, क्योंकि हम पैसा लेंगे। बॉन्ड भाई गवर्नमेंट तुम्हें दे रही, गवर्नमेंट को तुम पैसा दे रहे हो, तुम अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हो, ठीक है, तो तुम क्रेडिटर हो गए, यू आर अ क्रेडिटर, गवर्नमेंट इज अ डेब्टर, ठीक है। अब जो बॉन्ड होल्डर होगा उसको नुकसान ही होगा अगर हम इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है उसको हटा दें, तो इन्फ्लेशन ही को रखें। तो अगर 6% हुआ, गवर्नमेंट ने आज तुमको 1000 रुपए का बॉन्ड दिया था, जब तुमको वापस गवर्नमेंट 1000 रुपए देगी तो मिलने तुम्हें 1060 चाहिए थे इन्फ्लेशन के हिसाब से, लेकिन तुम्हें मिल रहे हैं 1000, ठीक है। तो ये फर्क है, समझ गए प्रीटिलैक्टिक कौन नुकसान में? बॉन्ड सिस्टम में ये बॉन्ड होल्डर हो तुम, गॉट इट? लड़की कुछ बोलेगी नहीं अब। चलो
आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन तो पता है ना क्या क्या होते हैं? यस सर। डिमांड पुल, दूसरा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल होता है, कॉस्ट पुश होता है। सर टाइप दो तरीके की होती है, एक तो कॉजेज से Cost टाइप होती push। है और एक रेट से। कॉजेज में डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल होता है, और रेट के अकॉर्डिंग में क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। सरकार यहाँ पे पुल होगा कि पुश लिखूं बताओ इतना बस, Push। कॉस्ट के आगे? Cost push। पुश होगा, पुश, कॉस्ट Cost पुश push। इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर और क्या है? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन एक होता है। मुझे पता है तुम लोग को बिल्कुल ये चीजें भी बहुत आसानी से आती होंगी। ओके, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जल्दी बता दो क्या होता है? सर डिमांड ओवरऑल गुड एंड सर्विस का एक्सीड कर जाता है। सर डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से। ठीक है, डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से। लिक्विडिटी का नाम सुना है? लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई। एक मनी सप्लाई जोड़ सकते हो, मैं एकदम जनरल चीज बताऊं। लिक्विडिटी मतलब क्या होगा? सिंपल मनी के टर्म्स में समझो तो मनी कितनी आसानी से मनी इन हैंड मतलब ट्रांसफर हो सकता है, कितनी जल्दी ट्रांसफर में बोलो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आज मेरे पास गोल्ड है, मैं इस गोल्ड को कितनी जल्दी फिजिकल मनी में कर सकता हूं। ठीक है, कन्वर्ट बोल लो, ट्रांसफर बोल लो, जो भी तुम्हारा समझ में आए तुम्हें। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में लिक्विडिटी पे क्या असर पड़ेगा? मतलब डिमांड, अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिफ्रेम कर देता हूँ, सर अगर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। हाँ लिक्विडिटी हाई और लिक्विडिटी लो, किस केस सर में हाई। डिमांड इन्फ्लेशन होगा? जब लिक्विडिटी हाई होगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, एक्सप्लेन करो। लिक्विडिटी हाई होगी तो क्यों डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा? सर लिक्विडिटी हाई होने से सबके पास ज्यादा पैसे होंगे, तो मतलब धीरे धीरे लोग उस पर ज्यादा, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्सेज है, तो लोग खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे कि रिसोर्सेज में कमी आने लगे और लोग प्राइस बढ़ाना शुरू कर देंगे, और इससे इन्फ्लेशन और इंक्रीज होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। लिक्विडिटी अगर बढ़ जाएगी तो लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे। ठीक है, उस पैसे से बाइंग पावर बढ़ती जाएगी, लोगों की बढ़ती जाएगी, पैसे की नहीं बोल रहा हूँ, लोगों की बाइंग पावर बढ़ती जाएगी, तो लोग ज्यादा ज्यादा चीजें खरीदेंगे। अब क्योंकि बाइंग पावर एकदम से बढ़ी है, तुम्हारे जो सप्लाई है उसको तुम उससे मैच करना हमेशा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज सडन इंक्रीज है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। अब सडन इंक्रीज हुआ, जब तक तुम सप्लाई लाओगे तब तक डिमांड पुल इन्फ्लेशन सेट इन हो जाएगा इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई है नहीं, ऑफ इन्फ्लेशन हो गई, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, फिर प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। कॉस्ट पुश क्या होगा? अच्छा, इसी के अंदर एक डिमांड, नायरू का कंसेप्ट पढ़ा है ना सबने, नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं पढ़ा है सर। अच्छा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी की बैड फॉर इकोनॉमी? सर गुड है बट एक एक्सटेंड तक। ठीक है, आरबीआई की क्या लिमिट है इन्फ्लेशन की? (4+-2) वाला ना, वही कॉन्सेप्ट। हाँ, अब नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेसिकली जब तुम्हारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन इकोनॉमी में सेट इन होता है तो वो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ताकि जो प्राइसेस हैं गुड्स के वो कॉमन मैन से रीच के दूर ना हो जाए। ठीक है, प्राइसेस कॉमन मैन के
रीच के दूर ना हो जाए। अब अगर प्राइसेस महंगे होंगे, ठीक है, तो प्राइसेस अकेले तुम्हारे लिए नहीं महंगे हो रहे हैं, इवन जो कंपनी में बॉसेस हैं उनके लिए भी महंगे हो रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। इतना समझ में आया? यहां तक आया कि नहीं आया? यस सर। आया। अब अगर आया आया प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगेंगे तो क्या शुरू होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को निकालना शुरू करोगे। ओके, इस कंसेप्ट को बोलते हैं नायरू। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए डिमांड पोलिशन के आउट ऑफ रीच हो गया, देन उसके बाद तुम वो जो प्राइसेस हो रहे हैं वो कंपनीज को, अगर बॉसेस भी हटा दो, कंपनीज को हिट करने लगे, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने लगा, तो प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगा, जिसकी वजह से वो लोगों को निकालना शुरू करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू होगा। इसीलिए बोला जाता है जब भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो, और उसमें जो इंसान, हम बिजनेसेस पे इतना ख्याल क्यों रखते हैं कि बिजनेस होना चाहिए, जो भी इंसान अर्न कर रहा है वो ट्राई करना चाहिए कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। वाई इतना कंसंट्रेशन अब क्यों करते हैं हम कि बिजनेस बढ़ना चाहिए, बिजनेस ग्रोथ होनी चाहिए, लोगों की बिजनेसेस खुलने चाहिए। वाई हम जो फॉरेन नेशन है, अमेरिका वगैरह, वाई दे आर सो गुड इन इकोनॉमी, क्यों? क्योंकि वहां पे जो अर्न करते हैं ज्यादातर बिजनेस मॉडल्स हैं, जो अर्न भी कर रहे हैं वो भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नायरू का फुल फॉर्म लिख देता हूँ, तुम लोग ने नहीं पढ़ा अभी तक तो। दिस इज योर नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कॉस्ट पुश क्या होगा? सर इंक्रीज होना कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विस। सिंपल, प्रोडक्शन के कॉस्ट बढ़ जाएंगे तो तुम्हारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, इसी का एक तरीका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन सुना ना? व्हाट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन? सिंपल, ब्रेक कर दो, तुम्हारा जो भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है, उसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाना। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, सर एक गवर्नमेंट, बोलो। सर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सिचुएशन के हिसाब से, जैसे सप्लाई चेन में डिसरप्शन वगैरह होता है तो उसकी वजह से जब चीज़ें, जैसे टोमेटो का ले सकते हैं एग्जांपल, कि जैसे वेयर हाउसेस नहीं होते हैं तो वैसा एग्जांपल शायद हो सकती है। नहीं, सही चीज बोली। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बेसिकली तुम डिमांड और कॉस्ट पुश हटा दो, उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन में गड़बड़ होना, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो भी तुम्हारा इन्फ्लेशन ला सकता है, दैट इज बेसिकली कप्ट अंडर स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें तुम कार्टेलाइजेशन लिख सकते हो, इलीगल एक्टिविटीज, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, कुछ भी। ठीक है, दो ऑल आर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो स्ट्रक्चर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कार्टेलाइजेशन हो गया, होर्डिंग हो गया, ब्लैक मनी या पैरेलल इकोनॉमी, उसके वजह से इन्फ्लेशन आना। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज, तो ये सब तुम्हारी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन ला सकती हैं। इनकी वजह से अगर इन्फ्लेशन असर हो रहा है तो उसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलेंगे। इंडिया में कैसा इन्फ्लेशन है तीनों में से? सर पोस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन इंडिया में। बाकी दोनों नहीं है सर मतलब ये ज्यादा है, बाकी दोनों का एक लिमिट होगा आई थिंक। तीनों ही है, मतलब कि कम इन्फ्लेशन को कभी ऐसे नहीं कर सकते एक ही फैक्टर से होगा, इन्फ्लेशन तो तीनों फैक्टर से होंगे। ओके, इसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है, आरबीआई इनमें से कौन सा इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है एक हद तक? सर डिमांड वाला। और बाकी दोनों क्यों नहीं कर सकते?
सर ऐसा नहीं आरबीआई है। तो तीनों फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है ना। अच्छा, कैसे? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सकती है? सर गवर्नमेंट पॉलिसीज पे होता है तो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज को बेटर करके। मॉनेटरी पॉलिसी में तो तुम उस पैसे कर सकते हो ना जो बैंक में है, जो इकोनॉमी में चल रहा है, जो बैंक के पास है। बाकी किसको ऐसे कर सकते हो? अब गवर्नमेंट ने स्कीम चला दी, ठीक है, हम पैसे देंगे, इन्फ्लेशन है ऑलरेडी, पैसे जा रहे हैं, क्या कर सकती है? वो पैसे वापस बैंक में आने चाहिए ना, तब तो कुछ करेगा। आरबीआई तभी तो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कर पाएगी जब बैंक में कोई चीज पैसे होंगे। बाकी जो इकोनॉमी में चल रहे हैं उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली डिमांड पुल ही कर सकते हैं वो, ठीक है, कि मनी सप्लाई कम कर दी, ओके, जिसकी वजह से तुम्हारा इन्फ्लेशन कूल डाउन होने लगा, वो सब। बाकी सब इतने कंट्रोल में नहीं होते, उनको गवर्नमेंट के सहारा लेना ही पड़ेगा। यानी मॉनेटरी पॉलिसीज कौन लगाता है? मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसीज किसके कंट्रोल में होती है? पॉलिसी कमेटी। आरबीआई के। फिजिकल पॉलिसी किसके कंट्रोल में होती है? सर गवर्नमेंट के। तो इन दोनों का मिक्सचर चाहिए होगा, तब तुम इन्फ्लेशन को काउंटर कर पाओगे। आरबीआई अकेले स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, ओके। अब रेट के हिसाब से आ जाते हैं, तो जानते ही हो, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनअवे और गैलपिंग, इनको समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। रेट के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन देख लो, बहुत बेसिक सी टर्म है, मुझे समझता है कि तुम लोग को आते होंगे, कुछ नहीं, रेट ही रटने है बस इसमें। कर लेना, बिकॉज कभी कभी पीसीएस में ये पूछ लेते हैं, ठीक है। अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। क्या होता है डिफ्लेशन में? सर डिफ्लेशन में कहते जनरल प्राइस लेवल जो होता है गुड एंड सर्विस का, वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब नेगेटिव में पहुंच जाता है ये। अभी भी ये प्राइस लेवल पे ही है। मनी डिफ्लेशन, अगर हाँ ओके इन्फ्लेशन क्या हो गया ना, डिसइंफ्लेशन बोला है। डिफ्लेशन बोला ना इसने, डिफ्लेशन ही बोला, अपोजिट को नहीं डिफ्लेशन ही तो होता। क्या हुआ? नहीं, ठीक है, कंटिन्यू। और डिसइंफ्लेशन क्या होता है? सर डिसइंफ्लेशन होता है प्राइस में इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट में। डिक्रीजिंग रेट में, यानी इन्फ्लेशन अभी 2% था, इन्फ्लेशन बढ़ा 3% हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ के 5% हो गया, 3.5 हुआ। ठीक है। तो यहाँ 1% का गैप है, यहाँ 2% का गैप है, यस। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हो रहा है बट बदलते हुए रेट से, ओके। अच्छा, डिफ्लेशन होगा क्योंकि ये तो बता दो, तो पूछने ही भूल गया मैं। कॉज किस किस रीजन से डिफ्लेशन हो सकता है? सर रिवेन्यू मतलब वेज रेट और ले ऑफ में दिक्कत होना, कंजप्शन मतलब कंज्यूमर का स्पेंडिंग में कमी आ जाना एक तो, ठीक है, और रिवेन्यू में फॉलिंग होना मतलब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम होना, और ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता है, मनी सप्लाई में कमी होना से, एग्रीगेट Taxes and डिमांड laws. की जैसे कमी हो जाना। और बोल रहे थे कोई ज्योतिका और पेटी इलेक्ट्रिक। और अगर सप्लायर मतलब सप्लायर के पास ज़्यादा होगा तो तब भी तो डिफ्लेशन हो सकता है कि उसके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी। पेटी इलेक्ट्रिक जी, आप क्या बोल रहे थे? टैक्सेस ज्यादा होंगे या फिर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन आ जाएगा ना। कॉस्ट तो है ही है ना, हाँ, कॉस्ट तो है, तो कॉस्ट, मतलब उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी ना फिर, मतलब जो फाइनल गुड तो की। डिफ्लेशन कैसे हो जाएगा? तो इन्फ्लेशन आ जाएगा ना। डिफ्लेशन पूछ रहा हूँ, ये ऊपर वाला टर्म।
तो उल्टा जा रहा है ना, इन्फ्लेशन के उल्टा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जानी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होगा तो भी वहाँ डिफ्लेशन ही आएगा। ठीक है, फिर अगर एजिंग पॉपुलेशन है तो क्या आएगा, इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन? हाँ, दोनों ही सकते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारी पॉलिसीज कैसे हैं बेसिकली। लेकिन अगर एजिंग पॉपुलेशन है तो तुम मान के चलोगे कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, तो इनकम जो होगी उनकी वो कम हो जाएगी। नॉर्मल जो तुम्हारा इनकम ग्रुप है उसकी टोटल इनकम, और जो तुम्हारी एजिंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उनकी इनकम ग्रुप वो ज़्यादा होगा, इसकी वजह से स्पेंडिंग कम हो जाएगी, तो डिफ्लेशन आ सकता है। ठीक है, रिफ्लेशन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेशन? क्या हो गया, वर्ड नहीं सुना है कि समझ नहीं पा रहे हो? ये तो नहीं पढ़ाया था क्लास में। सर रिफ्लेशन अगर तोड़ेंगे तो रीइंफ्लेशन हो रहा है, मतलब प्राइस का वापस आ जाना। हाँ, बेसिकली यही होता है ज्योतिका कि रिफ्लेशन क्या होता है, बहुत टाइम तक तुम्हारे प्राइसेस डिक्रीज हो रहे थे। ठीक है, बेसिकली तुम डिफ्लेशन में चल रहे थे, देन तुम्हारा वापस प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो, यानी इन्फ्लेशन वापस आना शुरू हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। ठीक है, री इन्फ्लेशन ऐसे तोड़ सकते हो जैसे तुम तोड़ा आदर्श में। ठीक है, री इन्फ्लेशन। वेज प्राइस स्पाइरल सुना है वर्ड? सुना है वर्ड? यस सर। तो वो होता है सर इसमें मतलब प्राइस राइज होने से वर्कर्स का डिमांड हाई होने लगता है और फिर परचेजिंग पावर बढ़ने लगती है, बट एक टाइम के बाद फिर से वो डिक्रीज होने लगता है। नहीं तो सर कोज एंड इफेक्ट मतलब होता है, इसमें रिलेशनशिप होती है वेज और प्राइस का। कॉज एंड इफेक्ट तो होता है। अब होता क्या है, तुम्हारा मार्केट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन होगा तो जैसे आदर्श ने बोला, वर्कर्स डिमांड करेंगे कि उनकी वेज जो उनकी सैलरी मिल रही है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। अब सैलरी इंक्रीज हुई तो उनके पास खरीदने की क्षमता हो गई, तो देन अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा क्योंकि वो सब खरीदेंगे। अब इसको पूरी इकोनॉमी में अप्लाई करना, एक कंपनी के लिए नहीं चले जाना। तो सर इस पे तो कॉस्ट पुश भी तो आना चाहिए, प्रोडक्शन का भी प्राइस तो बढ़ेगा। खुश बेसिक समझा रहा था। ठीक है, तो वेज इंक्रीज हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, मतलब बेसिकली तुम्हारा इन्फ्लेशन फिर से आया, छोड़ो खुश, इन्फ्लेशन आया, तो अब किसी भी रीजन से आया, कॉस्ट पुल डिमांड पुल दोनों से आ जाएगा। अब इन्फ्लेशन आया, फिर से चीजें महंगी हो गई, देन अगेन वो इसी साइकिल वापस आएगी, मेरी वेज इंक्रीज करो। तो ये साइकिल तुम्हारी चलती जा रही है। इन्फ्लेशन की वजह से वेज इंक्रीज की डिमांड, वेज इंक्रीज की वजह से दोबारा इन्फ्लेशन आना, फिर से वेज इंक्रीज की डिमांड। ठीक है, इसको बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। गोल गोल रानी तुम कर रहे हो इसमें। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है? व्हाट इज इन्फ्लेशन टैक्स? सर इन्फ्लेशन लगने पर जो टैक्स लगाते हैं जिससे कि वो कम हो जाए, आई थिंक। टैक्स होता ही नहीं, इसको सिर्फ वर्ड ही है, टैक्स होता है, लिटरल सेंस में टैक्स नहीं होता ये। ठीक है, इट्स बेसिकली सर इसमें तो यही तो होगा ना, जैसे लोग पैसा बचाए रखे, उसकी वो क्या वैल्यू कम हो जाती है, शायद यही है। हाँ, लॉस ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तुमने सेविंग्स कर रखी, जो हमने ऊपर पढ़ा था, सेविंग्स कर रखी थी तुम, इन्फ्लेशन की वजह से तुम्हें लॉस हो रहा है एज अ जनरल कंज्यूमर। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। कोई टैक्स वगैरह नहीं होता, बोला जाता है बस इन्फ्लेशन टैक्स, बिकॉज तुम्हें लॉस हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है बट हो रहा है। ओके, तो एक तरीके का टैक्स भर रहे हो गवर्नमेंट को, रादर देन वो पैसा तुम्हारे पास आना, बिकॉज कॉस्ट जो भी इंक्रीज होगा, प्राइस या परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी, उसका एक हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस के उसमें गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं अप्लाई कर रही, बट
तुम्हें एक लॉस होता है इन्फ्लेशन के बढ़ जाने की वजह से। अब तुम लोग के फेवरेट शब्द पे आ जाते हैं, ये तो पढ़ाई होगा सबने। पढ़ा है ना? यस चलो, अब मुझे लगा कोई बोलेगा नहीं कि पढ़ा है, सर क्वेश्चन पूछ लेंगे कोई। नहीं पढ़ा पूछ, है सर, कुछ नहीं स्टैग्नेशन पूछने वाला। प्लस इन्फ्लेशन। हाँ तो समझाओ तो इसी बात पे क्या होता है। महंगाई बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है, मतलब स्लो इकोनॉमिक रहता है, ग्रोथ स्लो रहता अनएम्प्लॉयमेंट है। रेट हाई हाँ रहता है। मतलब हाँ अच्छा, स्टैगफ्लेशन किस वाले इन्फ्लेशन से आएगा? स्ट्रक्चरल से, डिमांड पुल से, कि कॉस्ट पुल पुश से, किससे? मेन रीजन क्या हो सकते हैं? दो जो डेफिनेशन बोली उसी को सोचो, अप्लाई करो इकोनॉमी में। पहला तो होगा स्ट्रक्चरल। चलो स्ट्रक्चरल मान लेते हैं। देन डिमांड पुल की तीनों कॉस्ट, से आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन में तो तीनों से आएगा ना। वही पूछा, मान स्टैगफ्लेशन रहे क्या बोला? डिमांड पुल से क्या हुआ? स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन में भी क्या बोला? दो फैक्टर्स क्या बोले तुमने? स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में क्या? इन्फ्लेशन। एक और चीज भी बोली थी साथ में, इन्फ्लेशन तो चलो है, अनएम्प्लॉयमेंट बोला था। अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो फिर तो डिमांड पुल हाई ही होगा रहेगा। ना मतलब। डिमांड पुल अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन रेट हाई कैसे रहेगा, है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो अगर है तो यानी पैसे तो खर्च हो रहे हैं। पैसे तो इन्फ्लेशन खर्च रेट हो भी रहे हैं। हाँ रहेगा। भाई, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो होगा नहीं। हाँ तो कॉस्ट पुश की वजह से आएगा, डिमांड पुल की कॉस्ट वजह से कम चांसेस है कि स्टैगफ्लेशन होगा। ओके, ऐसे समझाती है इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स में यही प्रॉब्लम होता है कि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब जैसे आपने वो वाला बोला था कि आरबीआई और गवर्नमेंट फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी अच्छा दोनों ही चाहिए होंगी। वो तो हम्म, किसी भी टाइप का इन्फ्लेशन हो हर जगह कैटर करने के लिए दोनों ही चाहिए। सेम यहाँ पे डिमांड भी है। पुल इन्फ्लेशन स्टिल तुम्हारा आरबीआई कंट्रोल कर सकती है अकेले। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है? खर्चा कर रहे हो तुम पैसे ज्यादा ना, हाँ वो सर मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा दी, रेट्स बढ़ा दिए, बैंक सर अपने बट आप ही चांसेस ये भी होते हैं ना कि गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी में भी चेंजेस करेगी, क्योंकि तो इकोनॉमी में बस क्वेश्चन इसलिए नहीं सही होते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी सारी लगती हैं। पॉसिबिलिटी सारी नहीं, तुमको उसको सेग्रीगेट करने से, मैं जैसे इन्फ्लेशन का क्वेश्चन पूछा ना, उसमें नॉर्मल सारे ऑप्शन सही थे, एक छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सही थे, बट तुम्हें अब उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है जो सबसे क्लोजेस्ट है उस चीज के। अब यहाँ पे स्टैगफ्लेशन और हमने ये पढ़ा स्टैगफ्लेशन, और स्टैगफ्लेशन में कौन से तुम्हारे इन्फ्लेशन आते हैं। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट है स्टैगफ्लेशन में तो डिमांड पुल तो नहीं आना चाहिए, लॉजिक तो यही कहता है। तुम्हारा कॉस्ट पुश होना चाहिए, डिमांड पुल तो अगर हो तो पैसे खर्च हो रहे हैं यानी एम्प्लॉयमेंट तो है लोगों के पास। ऐसे तुम्हें लॉजिक लगाना होगा, थोड़ी सी एक स्टेप, जो क्वेश्चन दे रखा है उसका एक स्टेप थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा, तो जाके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इकोनॉमिक्स में। अभी इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो, आगे जैसे से पढ़ते जाओगे बैंकिंग सिस्टम वगैरह, तो ये लिंकिंग करना पीछे के आगे, आगे से पीछे, इसलिए कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स में तुमको इन्फ्लेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारा डिमांड पुल, मनी सप्लाई, सबको तुम्हारा इन्फ्लेशन पर डिपेंड रहता है। फिलिप्स कर्व पता है सबको? किन दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन होता है फिलिप्स कर्व? सर इनवर्स रिलेशन होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में होता है, ठीक है। अगर हमको फिलिप्स कर्व पे स्टैगफ्लेशन दिखाना हो तो कैसा बनेगा स्टैगफ्लेशन? नॉर्मल कंडीशन कौन सी है इसमें से?
फ्लिप्स तीसरा करके। वाला नॉर्मल कंडीशन कौन सी पहले बताओ। सर फ्लिप्स करता। तीसरा वाला हाँ तो नॉर्मल कंडीशन पहले तीसरी वाली है। सर किसकी, मतलब फ्लिप्स कर की? हाँ हाँ नॉर्मल शायद। कंडीशन सर जो फर्स्ट है। डेफिनेशन फर्स्ट है यस। इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। अब स्टैगफ्लेशन कौन सी चीज होगी इसमें से? सर स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा एक साथ, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारी स्टैगफ्लेशन की कंडीशन होती है। स्टैगफ्लेशन के टाइम पे फ्लिप्स कर्व तुम्हारा फेल हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। श्रिंक इन्फ्लेशन क्या होता है? श्रिंकफ्लेशन पढ़ा है टर्म? यस सर पढ़ा है। पहले 10 रुपए की मैगी मतलब बिस्किट पार्ले जी के 8 पीस आते थे, अभी 6 पीसेस आते हैं। एग्जैक्टली, श्रिंकफ्लेशन यही होता है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसकी साइज कम कर दी गई टू काउंटर राइजिंग इन्फ्लेशन प्राइसेस या प्रॉफिट्स के लिए इन्फ्लेशन से तुमको बचने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी ही रखी, 10 की 10 ही रखी, लेकिन उसका अमाउंट कम कर दिया, ठीक है। ठीक है, फिर इसके इन्फ्लेशन क्या होता है? यहाँ तुम कम करते हो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट और वहां पे क्वालिटी कम करते हैं। क्वालिटी कम कर दोगे उधर, ठीक है। पहले मोबाइल फोन में क्या मिलता था साथ में, या फिर वो तो इसके स्क्रीनफ्लेशन का अगर मोबाइल से समझाना शुरू करोगे तो कैसे समझा सकते हो? सर पहले पहले चार्जर मिलता था, अब चार्जर फ्री मिलता था, ठीक है। अब तुम्हें चार्जर नहीं मिलता कुछ कंपनीज के साथ। इसकी इन्फ्लेशन क्या होता है? पहले तुमको मोबाइल खरीदने के साथ साथ मतलब कि शायद प्रोसेसर अच्छा दे दें वो तुमको, अब प्रोसेसर की क्वालिटी गिरा दे, बाकी चीजें तुम्हें बड़ी अच्छी दिखा दी कि इतने एमपी कैमरा है, लेकिन जो मेन चीज है प्रोसेसर। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, पर तुम लोग कितने ओल्ड हो, मेरे जैसे बूढ़े हो कि नहीं हो, पहले किसी ने होंडा की कार्स या तुम्हारी जो जापान की जो कंपनी है उनकी कार्स, उनकी लॉन्गिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, स्कोडा वगैरह की, ठीक है, बहुत लॉन्गिविटी होती थी। बट अब वो लॉन्गिविटी कम होती जा रही है। पहले जैसे तुमको याद है तुम्हारे जो फ़ोन होते थे नोकिया वगैरह के, अगर मान के चलें कीपैड फ़ोन भी मान के चलें, वो सालों साल चलते थे। अब कीपैड फ़ोन लोगे तो मैक्सिमम 6-7, ठीक है, बहुत बोल रहा हूँ मैं, वो भी तुम्हारे खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इसकी इन्फ्लेशन होता है, क्वालिटी गिरा दो तुम प्रोडक्ट की। जल्दी जल्दी करते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो तुम्हारा कैलकुलेशन में क्या क्या है? सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI फिर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तीसरा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस। ठीक है। 2014 से पहले WPI तुम्हारा मेन समझा जाता था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा CPI को मेन कर दिया गया था, ठीक है। किसने किया था? उर्जित पटेल कमेटी तुम्हारी बनी थी, उन्होंने जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई थी, रिकमेंडेड की थी, उसी में उन्होंने ये बोला था कि CPI को हम एज अ मेन इन्फ्लेशन लेंगे, ओके। अब इसमें ऐसा कुछ अलग से एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तुम लोग क्या पढ़ लोगे इनके? पहले बात तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनको रिलीज करती है, इनका बेस ईयर क्या है, ओके। देन इनके बास्केट जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं,
इसको कवर कर लेना, ठीक है। इतना कवर कर लेना, वीडियो की जो यूट्यूब पे आएगी उसके कमेंट में लिख देना, ठीक है। कुछ मत करना। इसको यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ चीजें बची हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी है इन्फ्लेशन में, लेकिन वो जब मॉनेटरी पॉलिसी शुरू करेंगे कल उसके साथ करेंगे, ठीक है।